नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर द्वारा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मापन। आज का हमारा यही टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जो पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम कैसे दो सेलों का ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो आज का वीडियो है हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध जो होते हैं उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, उसको कैसे हम निकालेंगे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। एक डायग्राम के माध्यम से पहले समझ रहे हैं। हम पहले पोटेंशियोमीटर बनाते हैं। तो जैसा कि पहले जैसा ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, कंडक्टर है जो कांस्टेंट वायर होते हैं। अब यहाँ से हम जोड़ दिए और यहाँ पे एक सेल बैटरी भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे बैटरी जोड़ दिए। एक यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया, एमीटर, और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो RH होता है, रेस्टार्ड होता है, उसको हमने लगाया। यहाँ से इसको फिर हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया। अब यहाँ पे हम सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, सेल को कनेक्ट किया और ये सेल जो होंगे ये एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होंगे। तो गैल्वेनोमीटर जो आएगा वो जॉकी स्विच से कनेक्ट होगा। जैसे कि पिछले टॉपिक में भी हमने ऐसे ही डायग्राम बनाया था। अब क्या कर रहे हैं, जो यहाँ से इस पॉइंट से इन दोनों टर्मिनल से हम एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं एक स्विच के माध्यम से। स्विच के माध्यम से हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको R, और इसको मान लेते हैं हमारे पास E1 कर देना, यहाँ पे E है। अब एक स्विच यहाँ भी हम लगा देते हैं। दोनों स्विच का यूज हम बताएंगे क्यों लगाया है। अब जैसा कि ये डायग्राम में आपको यहाँ पे हमने एक एमीटर लगा दिया, रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने लगा दिया। इसका यूज होता है सेंसिटिविटी में, जो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी होता है उसको कम और ज़्यादा करने में। एक स्विच हमारे पास, अब मान लेते हैं जो ये स्विच K1 है और ये K2 है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इस स्विच को क्लोज करते हैं। तो जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करते हैं यहाँ पे ओपन रहेगा। ये ध्यान रखना है, हम फर्स्ट टाइम हम इस स्विच को ही क्लोज करेंगे, इसको ओपन रखेंगे, यानी इसमें कोई इसका सर्किट पूरा नहीं होगा, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं करना है हमें। हम जैसे ही इसको हम क्लोज करेंगे इस सर्किट को, तो मान लेते हैं ये सर्किट हमारा क्लोज हो गया। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया इस सर्किट को, तो धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया और ये हमारे पास कांस्टेंट वायर है, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब हम ये जो हमारे पास जॉकी स्विच है J, अब इसको इस स्थिति में लेके आएंगे जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन वो 0 हो जाए, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन हो ही नहीं। तो जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी 0 हो जाएगा। उस सिचुएशन में जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सेल के ईएमएफ के इक्वल में हो जाएगा। तो जब हम इसको मूव कराएं तो J की स्थिति में, जो कंडीशन अभी हमें आपको दिखाया है, J की स्थिति में मान लेते हैं जो इसका डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जो हुआ वो 0 हो गया, मतलब हुआ ही नहीं, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में हम मान लेते हैं जो यहाँ पे इसका पोटेंशियल V है, पोटेंशियल V, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वायर का वो L1 मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, पीछे वाले इक्वेशन से हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, फिर V इजकल टू KL1। और जैसा कि हम आपको बताएं जो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का जो पोटेंशियल ईएमएफ जो होगा उसके बराबर में हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन से हमारे पास E इजकल टू E1 इजकल टू आ गया हमारे पास KL1, ये समीकरण हमारे पास फर्स्ट
कर रहे हैं, हमारे पास वो स्विच क्लोज है, सर्किट कंप्लीट है, लेकिन ये सर्किट अभी तक कंप्लीट नहीं किया हमने। उससे पहले हमने ईएमएफ निकाला, इस सेल का ईएमएफ हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन निकाला। अब हम फिर जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, अब इसको इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, तो इस सर्किट को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तब फिर इसका गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो होगा वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो फिर हम वही कंडीशन करेंगे जो जॉकी स्विच जो है, जॉकी स्विच के माध्यम से इस कंडक्टर पे जो कॉन्स्टेंटन वायर है हमारे पास, इस पे फिर हम इसको आगे पीछे करेंगे। तो इसमें एक कंडीशन वो आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा वो बंद हो जाएगा। तो मान लेते हैं जो इस सिचुएशन में यहाँ पे हम लेके आए जॉकी स्विच को इस कंडीशन में, अब जे यहाँ पे आ गया, तो इस कंडीशन में ये इसका पॉइंटर का डिफ्लेक्शन खत्म हो गया, यानी धारा प्रवाहित होना इसमें बंद हो गया। तो इस सिचुएशन में जो इसका जो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल जो होंगे सेल का, वो इसके बराबर में हो जाएंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर में हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, जो B इजकल टू KL2 आ जाएगा इस कंडीशन में। तो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब हम जब इंटरनल रेजिस्टेंस हम सेल का पहले हम लोग निकाल चुके हैं, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं, या फिर इन दोनों को पहले हम कंपेयर कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा E1/V इजकल टू KL1 KL2। यहां से K और K कैंसिल, फिर E1V इजकल टू L1/L2। एक इक्वेशन हमारे पास थर्ड आ गया। अब हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्वेशन होता है वो पहले से हम लोग जानते हैं। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसको देखिए, जो R जो होता है, R इजकल टू E/V -1 इंटू R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जो हमारे पास हम यहाँ पे हमने लगा। अब हमारे पास इस इक्वेशन में E1 है, यानी हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, E1 डाल देंगे। तो R इजकल टू, अब इसका वैल्यू L1/L2, तो इसका वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दे रहे हैं, E1/V का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दे रहे हैं L1/L2 -1 और इंटू R। और ये जो इक्वेशन हमारे पास आया, यही हो गया सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस। किसके माध्यम से, जब हम पोटेंशियोमीटर से हम इसको मेजर करेंगे तो, यानी इस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है जो L1, L2 और R, इन तीनों का वैल्यू अगर हमें पता हो जाए तो हम R का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे हम दोनों कंडीशन में स्केल से, इसमें हमने स्केल नहीं बनाया, स्केल डाल के दोनों कंडीशन से हम L1 और L2 की लंबाई को मेजर कर लेंगे स्केल से, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम लगाएंगे इसका वैल्यू हमें पता रहेगा, जिससे हमें सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो ये था पोटेंशियोमीटर के माध्यम से, पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे थे। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।